हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसके एग्जाम में आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं पढ़े हो और इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हो तो एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन को ब्रीफ में इसको समझने का कोशिश करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू क्या कहता है कि एज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज। जैसे जैसे आप लोग कॉन्टीन्यूसली किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो उससे जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो मिलता है एक एडिशनल कंजम्पशन करने से, वो धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है। यही है लॉ ऑफ डीएमयू। इसमें कुछ एजम्पशंस हैं जिनको कि हमको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये सब मेंशन करना जरूरी है। जैसे पहला है रैशनल कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो मतलब नॉर्मल रहना चाहिए, सोच समझने का क्षमता उसका सही होना चाहिए। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। कंजम्पशन शुड ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बिकॉज अगर आप बीच में कंजम्पशन को रोक देते हो उसके बाद कंजम्पशन करते हो तो इस केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको कॉन्टिन्यूअसली कंजम्पशन करना पड़ेगा। फिर तीसरा है यूटिलिटीज़ मेजरेबल। यूटिलिटीज़ मेजरेबल कहने का मतलब कि यूटिलिटी को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। कार्डिनल अप्रोच में जैसे हम लोग यूटिलिटी मेज़र करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच में, बट ये कार्डिनल अप्रोच का थ्योरी है लॉ ऑफ डीएमयू कि यूटिलिटी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। फिर नेक्स्ट है अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट कहने का मतलब जो कंज्यूमर का इनकम है या फिर जो कमोडिटी का प्राइस है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इसमें वही टीयू और एमयू का हम लोग ग्राफ बनाते हैं एक साथ और दिखाते हैं कैसे टीयू इंक्रीज कर रहा है। उसमें अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में वही दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लॉ ऑफ डीएमयू में भी शो कर सकते हो। इसमें 3 स्टेज देखा जाता है कि व्हेन एमयू इज पॉजिटिव टीयू इंक्रीजेज, और व्हेन एमयू इज 0 टीयू इज मैक्सिमम, एंड व्हेन एमयू बिकम्स नेगेटिव टीयू फॉल्स। इसका डायग्राम है, ये डायग्राम आप देख लो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम आप जरूर बनाओगे। ये टीयू है, नीचे एमयू है। ये टीयू इसमें 3 फेज देख रहे हैं। पहला है कि व्हेन एमयू इज पॉजिटिव, यहाँ से इस पॉइंट तक एमयू क्या है, पॉजिटिव है। इस केस में क्या है, टीयू इंक्रीज कर रहा है। और जब एमयू यहाँ पे 0 हो जा रहा है तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि टीयू मैक्सिमम पे है, ये मैक्सिमम है। उसके बाद फिर टीयू व्हेन एमयू नेगेटिव, यहाँ से जब एमयू नेगेटिव हुआ उस केस में टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, यही है रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। जो डिमांड का कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हमेशा हम लोग देखते हैं जब भी डिमांड कर्व बनता है वो कैसा स्लोप बनता है, उसका हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी ध्यान रखना है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये डिमांड का कर्व है। इस एक्सिस पे हम लोग प्राइस लेते हैं, इस एक्सिस पे क्वांटिटी लेंगे। तो इन दोनों जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, इसी के बेसिस पे हमारा जो कर्व बनता है वो डाउनवर्ड बनता है या फिर अपवर्ड बनता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। इट मीन्स कि जब प्राइस बढ़ेगा, किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका जो डिमांड है वो डिमांड डिक्रीज होगा, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन देख रहे हैं, इनवर्स रिलेशन देख रहे हैं। जो रिलेशन है हमारा वो इनवर्स का है, तो इनवर्स का है तो इट मीन्स कि इसका स्लोप डाउनवर्ड बनेगा। तो यही बताना होगा हमको कि जो स्लोप्स जो डाउनवर्ड बनता है वो क्यों बनता है।
तो वाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, पहला है इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी उसमें इंक्लूड होता है। फिर है इनकम इफेक्ट, फिर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और न्यू कंज्यूमर इफेक्ट। ये सब रीजंस है जो कर्व है वो डाउनवर्ड होने का, डिमांड का जो कर्व जो डाउनवर्ड होता है वो उसका रीज़न ये सब हो सकता है। बाकी मेन रीज़न हम ये बता सकते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी को हम लोग बेसिकली आसान भाषा में कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन। जैसे आप किसी भी चीज़ को मेज़र करते हो कि जैसे डिस्टेंस मेज़र करना तो किलोमीटर में मेज़र कर रहे हो, वेट मेज़र करना तो केजी में मेज़र कर रहे हो, वैसे ही आप सेटिस्फैक्शन को मेज़र करते हो कैसे? यूटिलिटी के टर्म्स में बताते हो, यूटिल्स। तो वो हो गया यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन। आप जो भी चीज़ कंज्यूम करें तो उससे सेटिस्फैक्शन जो मिला उसको हम लोग यूटिलिटी के फॉर्म में बताते हैं। दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल वर्ड आता है, इट मीन्स कि मार्जिनल मतलब एडिशनल। एडिशनल मतलब कि आप एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन किए तो उससे जो एडिशनल यूटिलिटी मिला उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मान लो 6 रोटी कंज्यूम किए थे, क्वांटिटी ये हो गया, ये TU हो गया। 6 रोटी कंज्यूम किए थे तो आपको यूटिलिटी मिला था 8। अब आप 6 से 7 रोटी कंज्यूम किए तो टोटल यूटिलिटी आपका ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ेगा, तो बढ़ा कितना? +2। तो यही हमारा क्या है? मार्जिनल है, मार्जिनल यूटिलिटी। फिर है डिमांड। डिमांड किसको बोलते हैं? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाई एट अ गिवन प्राइस। कहने का मतलब कि अगर आपको कोई भी कमोडिटी परचेज करना है तो उसके लिए आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए, उसके साथ साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए। एबिलिटी के बिना डिमांड नहीं होता है, सिर्फ नीड होना या फिर डिज़ायर होना ऐसे डिमांड नहीं हो सकता है। फिर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका डेफिनेशन और टाइप्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? लाइक वी हैव स्टडीड लॉ ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ बताता है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज, बट वो एग्जैक्टली नहीं बताता कि कितने % से प्राइस बढ़ रहा है, कितने % से डिमांड डिक्रीज हो रहा है। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या देखते हैं कि इसमें परसेंटेज बताया जाता है कि इतने % से अगर प्राइस बढ़ा तो कितने % से डिमांड डिक्रीज होगा। इट मीन्स कि रेस्पॉन्सिवनेस इसमें बताया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस चेंज। जैसे प्राइस में कितना चेंज हुआ उससे कितना क्वांटिटी में चेंज हो रहा है वो बताएगा हमको एग्जैक्टली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका 5 डिग्री होता है, हम लोग को ध्यान में रखना है। डिग्री क्या क्या है? टाइप्स में जो पूछ रहा है वही डिग्री है। इसका डिग्री देख लो। टाइप्स में परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, और उसके आगे 2 होता है लाइक मोर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी। मोर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी। ये टोटल 5 होंगे, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी और मोर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी टाइप्स में। आगे है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का कौन कौन सा मेथड्स होता है? मेथड्स देखो काफ़ी सारा मेथड्स है, यहाँ पे 5 मेथड दिया हुआ, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी आता है, ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड, आर्क मेथड। ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। आपको परसेंटेज मेथड ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर पूछा जाए तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा PET इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है क्या बोलते हैं इसका? परसेंटेज मेथड। इसी में आगे एक प्रोपोर्शनेट मेथड भी इसी से हम लोग डेराइव करते हैं। परसेंटेज मेथड से ही प्रोपोर्शनेट मेथड डेराइव होता है। तो ये सब आपको मेथड्स पता होना चाहिए, इससे MCQ क्वेश्चन में लाइक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? यहाँ देख लो
5 फैक्टर लिखा हुआ है नेचर ऑफ कमोडिटी, कि वो नेचर किस टाइप का कमोडिटी है। जैसे कोई एक मेडिसिन है, मेडिसिन का अलग इलास्टिसिटी देखा जाएगा, नमक है उसका अलग है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, कुछ लग्जरी गुड्स हो सकते हैं, कुछ एसेंशियल गुड्स हो सकते हैं, तो कैसा कमोडिटी कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब कि जो कमोडिटी है, 2 टाइप से हम लोग गुड्स पढ़े, एक सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जिसका कि एक यू कैन एक्सचेंज बोथ द गुड्स विथ ईच अदर। अगर आपके पास इसका एग्जांपल अगर देखें सब्स्टिट्यूट का, तो एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी क्या है कि एक दूसरे से अगर आपका टी नहीं मिल रहा तो आप कॉफ़ी से काम चला सकते हो, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। टी एंड कॉफ़ी हो गया, फिर स्लाइस एंड माजा, ये सब चीज़ आपके एग्जांपल होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स के। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री में देख लो, इसका एग्जांपल समझ लो, इससे क्वेश्चन आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल में आ जाएगा शू एंड socks, shoes and socks, like bat and ball, mobile and SIM कार्ड। ये सब एग्जांपल्स है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इट मीन्स कि इसका आपके उस कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब आप दोनों को साथ में यूज़ करोगे तब। बाकी यहाँ पे वही देख लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के अवेलेबिलिटी के बेसिस पे भी हम लोग फैक्टर्स डिटरमाइन होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। फिर इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम कैसा है उस पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड, मतलब आपके पास टाइम कितना है। अगर मान लो कि आपका एग्जाम है और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए तुरंत, तो उसमें आप उसको अवॉइड नहीं कर पाओगे। जैसे पेन चाहिए और आपका एक पेपर है आगे, मतलब एग्जाम देने जा रहे हो, आपके पास पेन ही नहीं है, बट तो अभी उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा वो ज़रूरत पड़ेगा। वैसे ही है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, आप कितना इनकम स्पेंड करना चाहते हो उस कमोडिटी पे, ये भी डिपेंड करता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड। मूवमेंट क्यों होता है और शिफ्ट क्यों होता है डिमांड में, ये हम लोग देखेंगे। जैसे मूवमेंट होगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगा। ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट ये देखेंगे इसमें, या तो ये अपवर्ड या डाउनवर्ड जाएगा या फिर अपवर्ड जाएगा। इस पे क्वांटिटी हो गया, इस पे प्राइस हो गया। तो प्राइस यहाँ जैसे पहला प्राइस P मानते हैं, उस पे Q क्वांटिटी यहाँ पे डिमांड हो रहा था। प्राइस P से क्या हो गया, P1 हो गया, तो क्वांटिटी Q से Q1 हो गया। मतलब प्राइस जैसे इंक्रीज किया, क्वांटिटी चेंज हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यहाँ देखो ये लिखा हुआ ड्यू टू प्राइस चेंज, प्राइस में चेंज होने के कारण जो चेंज होता है डिमांड में, उसको बोलेंगे मूवमेंट। और सेम डिमांड कर्व, इसमें कोई दूसरा डिमांड कर्व नहीं बना है। बट शिफ्ट क्या है, शिफ्ट में थोड़ा सा समझ लो। शिफ्ट में क्या होता है कि एक नया डिमांड कर्व बनता है, शिफ्ट। यहां शिफ्ट में शिफ्ट ऐसे होगा, ये D है, यहां से D1 और D2। D1 क्या बता रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट, D1 राइटवर्ड शिफ्ट है और D2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। राइटवर्ड शिफ्ट कहने का मतलब कुछ फेवरेबल चीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज कर रहा है, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। बट इसमें फेवरेबल चीज मतलब प्राइस के अलावा ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स, जैसे लॉ ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड हम लोग पढ़े हैं। जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। ये सब क्या है, फैक्टर्स है जिनके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखना है कि प्राइस के अलावा जितने फैक्टर्स अगर हैं उस पर कुछ फेवरेबल चेंजेस आ रहा है तो हमारा इधर राइटवर्ड शिफ्ट होगा। राइटवर्ड शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज आउटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ड शिफ्ट। तो ये देख सकते हैं हम लोग, इसमें शिफ्ट होगा। बट यही ध्यान में रखना है कि प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स में चेंजेस हो तो शिफ्ट होगा, अगर प्राइस में चेंजेस हो तो
मूवमेंट होगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यहाँ पे न्यू डिमांड कर्व बनता है, यहाँ पे देख लिए, या तो बाहर बनेगा या फिर अंदर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है कि व्हेन वन फैक्टर ऑफ वेरिएबल एंड व्हेन वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड, एमपी इंक्रीजेज। पहला इसमें एमपी इंक्रीजेज, देन डिक्रीजेज एंड फाइनली बिकम्स नेगेटिव। ये तीन है, जैसे एमपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देन डिक्रीजेज, उसके बाद फिर नेगेटिव हो जाता है। ये तीन स्टेज देखा जाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। ये तीन स्टेज है इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, इसको देख लेना। फिर आगे है मीनिंग ऑफ टीपी, एपी एंड एमपी। टीपी क्या है? टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट। एपी एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है टीपी डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और एमपी का हो गया चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। चेंज इन टीपी को ऐसे भी लिख देगा क्वेश्चन में, कभी कभी एमसीक्यू वाले में आ जाता है चेंज इन टीपी, ऐसे डेल्टा करके दिखा देगा। फिर चेंज इन, यहाँ पे कोई भी फैक्टर जो है वो चेंज इन फैक्टर यहाँ पे है, अगर फैक्टर में चेंज हो रहा है वेरिएबल फैक्टर में तो ऐसे करके भी क्वेश्चन में पूछ देता है। तो ये सब पता होना चाहिए कि एमपी कैसे निकलेगा। एमपी जो भी है वो चेंज में ही निकलेगा, या फिर एमपी पूछे लाइक मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट, ये सब डेल्टा उसमें फॉर्मूला में आएगा ही। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का कंडीशन पूछ रहा है कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम किस केस में होगा। ये प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होता है जब प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तभी वो प्रोड्यूसर लाइक इक्विलिब्रियम में होगा। वैसे ही हम लोग कंज्यूमर का भी पढ़े थे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? व्हेन MUX बराबर PX होता है, ये सिंगल कॉमोडिटी केस में। डबल कॉमोडिटी केस में व्हेन MUX बाई PX इज इक्वल टू MUY बाई PY, ये डबल कॉमोडिटी केस में है। तो इसमें कुछ कंडीशंस है जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में। पहला है MC इज इक्वल टू MR, लाइक मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट जहां मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। बट इसके साथ साथ हमको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि MC मस्ट कट्स MR फ्रॉम बिलो। MR को जो है MC कट करेगा वो नीचे से करेगा तभी हमारा हो पाएगा, नहीं तो MC इज इक्वल टू MR हमको एक जगह पे और मिलता है जब हम लोग उसका बनाएंगे टेबल तो, बट वहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ध्यान में हमको देखना है कि व्हेन MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो ये दो कंडीशन है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का। फिर डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग पढ़े हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में क्या होता है कि सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, ये ध्यान रखना है कि सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड। यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर ऐसे हम लोग बांटते हैं इसमें, क्योंकि लाइक इसमें जो भी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है बाय यूजिंग लाइक इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स नॉट फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर रिमेन्स द सेम इवन द लेवल ऑफ आउटपुट इज जीरो। आउटपुट लेवल आपका जीरो भी है बट उस समय आपका कुछ ना कुछ फिक्स्ड फैक्टर लग रहा होता है, ये तो फिक्स्ड ही रहता है। बाकी जो भी हम लोग अगर प्रोडक्शन का लाइक कमोडिटी को बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन का आउटपुट, तो हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके बढ़ाते हैं शॉर्ट रन में। यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं होता, ये ध्यान में रखना है शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में क्या है कि ऑल फैक्टर्स वेरिएबल, इसमें जितने भी फैक्टर्स है सारे वेरिएबल हो जाते हैं और इसमें हम लोग रिटर्न टू स्केल देखते हैं, रिटर्न टू स्केल, ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। और इसमें शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट हो गया रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर। ये शॉर्ट रन का है, रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन का है। तो ये सब डिफरेंस बता सकते हो आप लोग। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि आप फिक्स्ड फैक्टर्स पे लगा रहे हो, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगा रहे हो, वो फिक्स्ड फैक्टर वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा, जो कि चेंज नहीं होता इवन आपका लेवल ऑफ आउटपुट जीरो भी है। जैसे आप किसी कहीं पे मान लो कि घर लिए हो कि कोई भी चीज़ रेंट पे लिए हुए हो, कहीं पे आप दुकान खोले हो, तो आपका 4 दिन अगर दुकान बंद भी रहेगा बट फिर भी आपको रेंट पे करना ही करना है। अगर कोई लाइक सैलरी है, सैलरी कैसा, ये परमानेंट एम्प्लॉय का सैलरी का बात कर रहे हैं, डेली वेजेस का नहीं। तो ये आपको मतलब काम हो या ना हो वो आपको सैलरी मंथली जो है वो देना ही पड़ता है। ये है फिक्स्ड कॉस्ट जो कि चेंज नहीं होता है। और ये ध्यान रखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा हमारा लाइक कुछ ना कुछ होगा ही, जीरो नहीं हो सकता फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये है। वेरिएबल कॉस्ट है ये चेंजेस विथ आउटपुट, चेंजेस विथ आउटपुट। आउटपुट अगर इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। ये दोनों के बीच में वो है रिलेशन है।
इसका एग्जांपल देख लो, रॉ मटेरियल्स और वेजेस। रॉ मटेरियल्स जो भी लगा रहे हैं, अगर आप मान लो कि समोसा बना रहे हो, किसी दिन आपको समोसा नहीं बनाना तो उस दिन अगर आप फिर आलू नहीं लाओगे, फिर तेल नहीं लगेगा आपका, ये सब चीज़ें हो गए आपका रॉ मटेरियल्स। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कैसा मार्केट है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स और होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस कहने का मतलब कि एक जैसे, और फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब आप चाहो तो अपना दुकान लगाओ, जब मन करे और जब मन करे वहाँ से चले जाओ। फिर परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज किस किस का, मार्केट में जितना भी प्रिवेलिंग प्राइस चल रहा है उसका परफेक्ट नॉलेज होना, ये हो गया आपका क्या बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में। और इसमें होता है कि नोट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एक और पॉइंट है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये सब फीचर्स हैं किस चीज़ का, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। और ध्यान में ये रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऐसा कोई भी मार्केट नहीं देखा जाएगा जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा ही नहीं। अगर आप कोई मान लो सब्जी भी अगर उगा रहे हो, आलू उगा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप जहाँ उगाए वहीं पे बेच दिया, आपको कहीं ले करके जाना ही होगा बेचने के लिए, तो इसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। इसके अलावा भी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के बारे में भी पढ़ सकते हैं आप लोग, जैसे उसमें मोनोपोली मार्केट, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये सब मार्केट आता है। फिर है ये प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जो भी मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, वो कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, ये इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्राइस डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आता ही है कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों मीट करते हैं वही कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसी पॉइंट पे आपका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। ये टेबल के थ्रू भी बना करके क्वेश्चन दे देगा, जिसमें सप्लाई का वैल्यू दिया होगा, डिमांड का वैल्यू दिया रहेगा, प्राइस का वैल्यू दिया रहेगा। तो पूछेगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा है, तो जहाँ पे देखना डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो रहा है, उसी पॉइंट पर जो भी प्राइस रहेगा वो हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इसी में है प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, इसको मार्केट फोर्सेस बोलते हैं। फर्म्स एक्सेप्ट द प्राइस, यहाँ पे फर्म प्राइस मेकर नहीं प्राइस टेकर होता है। और इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा तब। लास्ट है मोनोपोली मीनिंग एंड फीचर्स। मोनोपोली मार्केट क्या होता है, मोनोपोली मार्केट इज द मार्केट विद द सिंगल सेलर। इसमें सेलर जो है वो सिंगल रहेगा, बायर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। और क्या क्या इसका फीचर्स है मोनोपोली का, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, वन सेलर, और फिर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और ये प्राइस मेकर होगा, प्राइस मेकर, ये जैसे प्राइस रखेगा वैसे ही लोगों को खरीदना होगा। और बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट, बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट, ये सब फीचर्स है आपका मोनोपोली मार्केट का। सो ये सब क्वेश्चंस हम लोग काफ़ी जल्दी समझे हैं। लास्ट पॉइंट लास्ट मोमेंट में एग्जाम से पहले आप इसको रिवाइज करके जल्दी जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है इस क्वेश्चन इस सीरीज से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस पीडीएफ का लिंक अगर आप पीडीएफ चाहिए होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू।